आयुर्वेद का मानना है कि शरीर का जो ढांचा है वो अस्थि से बना है। उन पॉइंट्स के अंदर कफ पदार्थ रहता है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें, कफ की प्रमुखता रहती है, साथ में वायु भी रहती है और पित्त का भी रहता है। और जब उसमें वायु का प्रकोप बढ़ता है तो अंदर का जो कफ तत्व है, जिसको अपनी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, जब वो ड्राई होने लगता है तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जब एज 40 प्लस होती है तो वायु का प्रकोप बढ़ता है, और जब वायु बढ़ेगा, साइनोवियल फ्लूइड कम होगा, कफ तत्व कम होगा, तो वियर एंड टियर ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन्स पर, वो बीमारी जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग पीड़ित हैं। आज आपको बताएंगे कि आयुर्वेद क्या कारण बताता है और कौन कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मौजूद हैं। जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मनोज विरमानी से, जो कि आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट हैं। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद क्या बताता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर का जो ढांचा है वो अस्थि से बना है, और अस्थि के साथ संधियाँ भी होती हैं। संधियाँ मतलब जोड़, जॉइंट्स। उन जॉइंट्स के अंदर कफ पदार्थ रहता है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें, कफ की प्रमुखता रहती है, साथ में वायु भी रहती है और पित्त का भी रहता है। और जब उसमें वायु का प्रकोप बढ़ता है तो अंदर का जो कफ तत्व है, जिसको अपनी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, जब वो ड्राई होने लगता है तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो उसे हम संधिगत वात और मॉडर्न में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसको वियर एंड टियर डिजीज भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? वियर एंड टियर तो इसलिए हो गया कि जितने भी जॉइंट्स हैं सबको मूवमेंट करनी होती है, और जो चीज़ मूवमेंट करेगी स्वाभाविक है घिसेगी, और घिसेगी तो कहीं ना कहीं उसमें लॉस आएगा। तो जब एज बढ़ती है, देखिए आप बचपन में देखिए, बच्चे कूदते भी हैं, फांदते भी हैं, सब करते हैं, तब कुछ नहीं होता, क्योंकि उस समय कफ तत्व ज़्यादा होता है बॉडी में। बचपन में कफ तत्व ज़्यादा होता है, और युवावस्था में पित्त तत्व ज़्यादा होता है। पित्त में भी चिकनाहट रहती है। जब एज 40 प्लस होती है तो वायु का प्रकोप बढ़ता है, और जब वायु बढ़ेगा, साइनोवियल फ्लूइड कम होगा, कफ तत्व कम होगा, तो वियर एंड टियर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, टूट फूट ज़्यादा होगी। इसलिए इसको बोला कि वियर एंड टियर डिजीज को बोला। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या सिम्टम्स बताता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन के। देखिए, सबसे पहला सिम्टम, जिसको हम प्री सिम्टम्स बोलेंगे, अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ नहीं है, नी पेन्स हुए नहीं है, घुटनों में हल्का हल्का भारीपन होगा, सबसे पहला सिम्टम है। हम मान लो टॉयलेट के लिए बैठे, फिर उठते हुए घुटनों में, खड़े होने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। चलते हुए कहीं कहीं घुटनों में थोड़ा साउंड आएगी, कभी बोलते टक की आवाज़ आएगी, या कुछ भारी बने, और चलते हुए पैर एकदम तीसरा सिम्टम लचक। हम चल तो सीधे रहे थे, अचानक लगा कि पैर फ्री चला गया। ये कुछ पहले के सिम्टम है उसको होने से पहले। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब और आगे ये बढ़ता है, हम इग्नोर करते हैं, हम क्या करते हैं, वैसे ही हो गया होगा, इग्नोर करते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे जॉइंट में पेन होना शुरू होता है, फिर स्वेलिंग आनी शुरू होती है, हैवीनेस बढ़नी शुरू होती है। फिर जब हम रात को सोते भी हैं, दिन में तो दर्द हो रहा है, खड़े हैं तो ऊपर का प्रेशर घुटनों में जा रहा है, पेन हो रहा है, और जब रात को सोते हैं तो अचानक एक बॉडी में घुटनों में पेन महसूस होता है, और लेग्स में नीचे, घुटनों से नीचे वाले पोर्शन में भी पेन महसूस होता है। रेस्ट करने पर भी पेन होता है। पर आमतौर पर पेशेंट दिन में बैठा होगा तो क्या बोलेगा कि मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ तो दर्द होता है, अदरवाइज मुझे कोई पेन नहीं है। उस समय भी पेशेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई भी पेन किलर लिया, खा लिया, थोड़ा 5-6 घंटे 8 घंटे पेन का रिलीफ हुआ, ईजी फील करते हैं। पर उसमें और आगे जब पहुंच जाते हैं तब फर्स्ट स्टेज हमारी निकल चुकी। फर्स्ट स्टेज क्या थी कि जब हैवीनेस आनी शुरू हुई थी। सेकंड स्टेज क्या आ चुकी, जब हमको एक्चुअल में पेन होना शुरू हुआ, तब भी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है, जब चलने में डिफिकल्टी होनी शुरू होती है, हम 10 कदम ही चलते हैं तो लगता है कि नहीं अब चला नहीं जाएगा, तब हम डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। तब तक अंदर कार्टिलेज मोर देन 60% डैमेज हो चुका होता है। और उस स्टेज में जब आते हैं तो जब एक्सरे लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो दोनों बोन्स के बीच का गैप है वो रिड्यूस हो चुका होता है। पर आमतौर पे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपकी हड्डी में गैप आ गया, या बोलेंगे आपकी हड्डी बढ़ गई। ऐसा एक कॉमन शब्द, मतलब इसी बीमारी के लिए ऐसे शब्द भी कॉमनली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या पेशेंट यूज़ करते हैं। उस समय हमें चलने में बहुत कठिनाई होती है, और कम से कम नीचे चौकड़ी लगा के बैठने में, या कहीं पूजा के लिए बैठना है, या कहीं टॉयलेट के लिए जाना, इंडियन सीट पे बैठना, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरह के सिम्टम जब आने शुरू होते हैं तो मान लेना चाहिए कि नी पेन्स फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे आ चुका है, तो तुरंत उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्या जॉइंट्स की शेप में भी कुछ चेंज देखने को मिलता है? बिल्कुल। जब आप थर्ड स्टेज क्रॉस करते हैं तो जॉइंट के ऊपर जॉइंट ऐसे रखा है,
ठीक है। अब कार्टिलेज कहाँ से घिस रही है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते बाहर से, आपकी चाल पर डिपेंड करता है। सपोज आपकी चाल ऐसी कि कार्टिलेज इस तरफ से घिसा तो ये बेंड हो गया, तो क्या हो गया, एक तरफ से गैप कम हो गया, एक तरफ से बढ़ गया। तो उससे दिक्कत क्या आती है कि नीचे फिर लेग्स में बेंड आना शुरू होता है। आपने बहुत सारे लोगों को चलते हुए देखा होगा कि हम लोग चलते तो हमारी टांगें सीधी होती हैं, कुछ लोगों की टांगें ऊपर थाइस तो सीधी होती हैं, नीचे जाके वो यूं कर्व ले लेती हैं। तो ये उसका बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की, नी पेन्स की, कि हम उस स्टेज तक जाएं क्यों। डॉक्टर, आपने बताया कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब आयुर्वेद क्या कारण बताता है, मुख्य कारणों की अगर हम बात करें इस बीमारी के? देखिए, शुरू में मैंने जैसे कहा कि ये वात रोग है, जब वात का प्रकोप होता है तो इसमें सीधी बात हम ये करें कि हमारा जो खान पान है उस खान पान में यदि हम मान लो चावल ज़्यादा खा रहे हैं, राजमा ज़्यादा खा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें जो वायु का प्रकोप करती हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, आइसक्रीम का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, एसी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, या लाइफस्टाइल हमारा इतना सेडेंटरी है कि हम बैठे ही रहते हैं सारा दिन, तो ये कुछ कारण तो हैं ही हैं। इसके अलावा एक मुख्य कारण जो मुझे लगता है, जो कि जीवन जीने के लिए हमको चिकनाहट भी चाहिए, घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए। जिस भारतीय परिवेश में हम लोग रहते हैं वो उसमें दूध घी की बहुत महत्ता है। बिल्कुल। और अभी हमने क्या कह के दूध घी खाना छोड़ दिया कि घी खाएंगे तो हार्ट डिजीज हो जाएगी, घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, दूध पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें कहने के बाद क्या हुआ कि बॉडी में से हमने चिकनाहट का लेवल कम किया, और जब चिकनाहट का लेवल कम हुआ तो जॉइंट्स को भी लुब्रिकेशन नहीं मिली। आप एक सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान में रखिए, कोई भी व्हीकल, कोई भी इंजन, उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, पर मोबिलाइल भी डालते हैं। क्यों डालते हैं मोबिलाइल? इसलिए कि वो इंजन में आपस में रबिंग ना हो। तो ऐसे अपने बॉडी के जॉइंट्स को भी, तो जॉइंट्स मीन्स क्या, जो बॉडी को मूव करते हैं, मूवमेंट के लिए चाहिए ना। तो यदि उसमें ग्रीसिंग नहीं होगी या ऑयलिंग नहीं होगी तो ये रोग आने वाला ही है। और पुरानी बात को फिर याद करते हैं कि मुझे याद है कि जब पुराने लोग थे वो नहाते थे तो नहाने से पहले डेली मसाज जरूर किया करते थे जी। अभी पिछले 20-25 साल से जो मेरा अनुभव है कि आजकल तेल, शैम्पू, साबुन और ऐसे कॉस्मेटिक्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी की जो अंदर की चिकनाहट है उसको भी लिए जा रहे हैं बाहर, पर चिकनाहट ले तो रहे नहीं हम अंदर। तो क्या होगा, उतना जल्दी वो आपके अंदर से चिकनाहट को निकालता रहता है। और अभी बात कर रहा हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ चॉकलेट का, विरोधी नहीं हूँ मैं कॉफ़ी का, पर कहीं कहीं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और इस तरह की कंटेंट जो हैं, जिनको खासकर कोका को डाइजेस्ट होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, वो कैल्शियम बॉडी में कहाँ है? वो कैल्शियम बॉडी में बोन्स में है, जॉइंट्स में है। जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं बोन्स की, वो कहाँ है? जॉइंट के आसपास। जब हमारी हाइट बढ़ती है तो कहाँ से बढ़ती है? उन्हीं जॉइंट के आसपास बढ़ती है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं जी। और बॉडी में से कैल्शियम की कमी होती है। और जब कैल्शियम कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में खोखलापन, तो ग्रोथ कैसे होगी? जहाँ खोखलापन होगा वहाँ वायु आएगी, वैक्यूम कहीं हो नहीं सकता, तो वो रिप्लेस बाई वायु होगा। तो ये भी एक मुख्य कारण इसका हम मान सकते हैं। उसके अलावा आजकल मोटापा एक बहुत कॉमन समस्या है। बिल्कुल। और जितना आदमी ओवरवेट होगा वो वेट कहाँ जाने वाला है? सीधा सीधा घुटनों में जाने वाला है। और घुटने कितना वेट उठा सकते हैं उसकी भी एक कैपेसिटी है। न्यूट्रिशन नहीं मिला, देखिए ओवरवेट हो गया यानी ओवर न्यूट्रिशन हो गया तब भी प्रॉब्लम है, और न्यूट्रिशन नहीं मिला तब भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बचपन में दूध नहीं मिला पीने को, अब किन्हीं को मिल्क से एलर्जी होती है, दूध नहीं पिया तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो इस तरह की यदि प्रॉब्लम्स रहती हैं तब भी नी पेन्स क्या, पूरे बॉडी के जो बोन्स हैं उन सब में आर्थराइटिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब आपसे